नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2025 के राष्ट्रीय समसामयिकी खंड के अंतिम सेशन को कवर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 7 का सेशन होगा। और इससे पूर्व हम लोग नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2025 के आखिरी सेशन को कवर करने वाले हैं। पार्ट 7 का सेशन है। इससे पूर्व हम लोग 6 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित है। और ये जो सेशन है मूल रूप से घटना चक्र के नोट्स के ऊपर आधारित है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह जो सेशन है मूल रूप से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो आने वाले 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप लोग राज्य स्तरीय जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, राज्य स्तर हो या सेंट्रल स्तर की, सभी में यहाँ पर समान रूप से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो यह सेशन उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। आज का यह सेशन हम लोग बाड़वन पत्तन के शिलान्यास से स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन हम लोग यहीं पर छोड़े थे। इसका शिलान्यास की अगर हम लोग बात करें बाड़वन पत्तन या बधावन पत्तन का, तो ध्यान रखिएगा 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पत्तन का शिलान्यास किया गया है। कहां पर? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर के पास इसका शिलान्यास किया गया है। और यह भारत के 13 महापत्तनों में से एक है। ध्यान रखिए, भारत का जो 13वां महापत्तन है वह ग्रेट निकोबार की गलाथिया की खाड़ी में निर्मित किया जा रहा है। गलाथिया की खाड़ी आपका ग्रेट निकोबार में है वह एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट कंटेनर बंदरगाह के रूप में उसका उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट का जो निर्माण है वह बाड़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इस बाड़वन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड की जब हम लोग बात करेंगे इस कंपनी की, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के एक संयुक्त विशेष परियोजन वाहन या एसपीवी के तहत संचालित किया जाता है। इसमें अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की जो हिस्सेदारी है वो 74% है, और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की जो हिस्सेदारी है ये 26% है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह जो पतन होने वाला है, यह बंदरगाह, यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पतनों में से एक बन जाएगा और विश्व के 10 शीर्ष पतनों में से या बंदरगाहों में से यह स्थान प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी प्रदान की गई। कार्यक्रम का नाम ध्यान रखिएगा, NICDP, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। और भारत का यह एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। दिसंबर 2020 में इसे भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। कुल 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी प्रदान की गई थी। परियोजनाओं की बात करेंगे तो कुल 32 परियोजनाएं इन 11 गलियारों में शामिल की गई है। और पहले चरण के अंतर्गत 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर का विकास किया जा चुका है और 4 अन्य परियोजनाएं जो है वह निर्माणाधीन है। यहाँ इस नए कार्यक्रम की जो मंजूरी प्रदान की गई है नए परियोजनाओं के संबंध में, वहां 28 अगस्त 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। और NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स या शहरों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो शहर होने वाले हैं ये भारत के 10 राज्यों में फैले हुए हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, नाम में विलंब की घोषणा हुई थी। कारण क्या था? हरियाणा राज्य और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थी, जिसके कारण इन शहरों के नामों की घोषणा नहीं की गई थी। घोषित 11 नए औद्योगिक शहर कौन कौन होंगे ये ध्यान रखिएगा। खुरपिया उत्तराखंड में, विशेष रूप से राज्यों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज इस औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
साथ ही साथ बीपीएससी की जब बात करेंगे तो वहां ध्यान रखिएगा गया को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। बीपीएससी के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी अन्य राज्यों को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना। लाभार्थी को 23 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर स्विच का विकल्प दिया गया है इन लाभार्थियों को या कर्मचारियों को। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस चलाई जा रही है, जिसके लाभार्थियों को एकमुश्त विकल्प के माध्यम से यूपीएस में स्विच करने का प्रावधान दिया गया है। राज्यों के पास भी विकल्प हो सकते हैं कि वो भी अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाने का विकल्प उपलब्ध कराएं। और यहाँ ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य जो यूपीएस में स्विच कर गया है एनपीएस से, वह आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र 25 अगस्त 2024 को यूपीएस को अपने सभी कर्मचारियों की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। ये ध्यान रखना है हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। योजना प्रभावी कब से होगी, तो अप्रैल 2025 से इसे लागू किया गया है। मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी होंगे जो यूपीएस में स्विच कर गए हैं, उन्हें एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया जाएगा। और पेंशन राशि कितनी होगी, तो सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% मूल पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वह कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा करी हो। 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन प्रदान किया जाएगा, और न्यूनतम 10 वर्ष सेवा वाले ही कर्मचारी यूपीएस के लिए पात्र होंगे। यानी जो कि 10 वर्षों तक जिन्होंने सेवा की है सरकार की, वही इस योजना में शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस पेंशन योजना में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। यदि उस कर्मचारी का निधन हो जाता है जिसे पेंशन सरकार प्रदान कर रही है, तो उसके निकटवर्ती सदस्य या उसकी पत्नी को अंतिम पेंशन का 60% जो होगा वो फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन जो होगा कि 10 वर्ष की सेवा के बाद यदि सेवानिवृत्ति होती है तो 10,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा 10 वर्ष से अधिक वाले जो कर्मचारी होंगे जिनकी सेवा अधिक होगी 10 वर्षों से, केवल उन्हें ही यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यूपीएस में कर्मचारी कितना योगदान करेगा, तो वह अपने वेतन का 10% योगदान करेगा, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% कर्मचारी के द्वारा योगदान किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारी के हिस्से में उसके वेतन का 18.5% योगदान करेगी। दोनों डेटा आप लोग याद रखिएगा, 10% कर्मचारी का और केंद्र सरकार का 18.5% ध्यान में रखेगा। अब आइए एनपीएस वात्सल्य योजना, जो कि बच्चों की एक पेंशन स्कीम है, और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा इसे। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया गया है, और इसका लक्ष्य समूह कौन होगा, तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक एनपीएस वात्सल्य योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं। प्रकार कैसा होगा, तो अंशदान आधारित पेंशन योजना है। और योगदान की बात करेंगे तो सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा। ये जो भी सब्सक्राइबर होंगे इसके, या जो भी इस योजना के हिस्सेदार होंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपए का योगदान करना होगा, और अधिकतम योगदान की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम वाला डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, 1,000 रुपया। वहीं अंशदानकर्ता कौन होगा उस बच्चे का, तो उसका माता पिता या अभिभावक जो होंगे बच्चे के लिए अंशदान करेंगे। और योजना का रूपांतरण अगर हम लोग देखें कि जब बच्चा एडल्ट हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु से अधिक हो जाएगी, बच्चे की 18 वर्ष हो जाएगी, तो यह योजना स्वतः ही सामान्य एनपीएस वाले खाते में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2024। ये हमें ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनआईआरएफ का फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क,
ये ध्यान रखें। NIRF का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की अगर बात करेंगे तो 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत जो पहला इंडिया रैंकिंग संस्करण था वो अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न शिक्षा संस्थानों की उनकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2024 की बात करेंगे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई है और यह रैंकिंग भारत मंडपम में जारी की गई है जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग है और इस वर्ष इस रैंकिंग का 9वां संस्करण है। ध्यान रखें, भारत मंडपम आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि NIRF रैंकिंग को कहां से जारी किया गया था, तो भारत मंडपम से जारी किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थानों के 9वां संस्करण है ये। रैंकिंग की श्रेणियों की बात करेंगे तो विभिन्न 8 श्रेणियां बनाई गई हैं और इनके अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं कि विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस वर्ष की बात करेंगे तो 3 नई श्रेणियों का सृजन किया गया है जिसमें राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय को भी इंडिया रैंकिंग्स में शामिल किया गया है। तो 3 नई श्रेणी को ध्यान में आप लोग रखेंगे। प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे तो 8 विषयों के अंतर्गत भी विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग इस बार प्रदान की गई है। यहाँ पर समग्र श्रेणी ध्यान में रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो समग्र श्रेणी में हम लोग अगर देखें तो IIT मद्रास को लगातार 6ठे वर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उसमें भी IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इस वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 4था वर्ष है ये। आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT मद्रास ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समग्र श्रेणी में शीर्ष 5 संस्थान है, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर है। उसके बाद IIT बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के स्थानों की सूची आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ बताने की इतनी आवश्यकता है नहीं। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? 8 श्रेणियां जो हम लोगों ने पहले देखी थी उसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो विश्वविद्यालय श्रेणी की जब बात करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली को, अनुसंधान संस्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नवाचार श्रेणी में IIT बॉम्बे को पहला स्थान मिला है। मुक्त विश्वविद्यालय जो कि इस वर्ष जोड़ा गया पहला नया श्रेणी है, इसमें इग्नू नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कौशल विश्वविद्यालय, यह भी एक नया प्रविष्टि है इस रैंकिंग में। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे को इसमें पहला स्थान मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीनों नई रैंकिंग में शामिल पहली बार की गई है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में किस स्थान जिन संस्थानों को मिले हैं वहां पर उसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग PDF से इसे देख लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास का नाम याद रखिएगा और अनुसंधान श्रेणी या अभियांत्रिकी श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान का नाम आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, अभियांत्रिकी में भी IIT मद्रास को स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान अभियांत्रिकी में, ये ध्यान रखिएगा। और अनुसंधान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब आइए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण है, प्रथम प्रकाशन 2018 में किया गया था। नीति आयोग इस सूची को जारी करता है और नीति आयोग जो है UNDP इंडिया और संयुक्त राष्ट्र भारत की साझेदारी में इस सूचकांक को जारी करता है, ध्यान रखिएगा। और भारत के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों या SDG गोल्स की प्राप्ति की दिशा में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है। 2023-24 के रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इस बार इसे लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका केंद्रीय विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास, इसका मूल विषय था, ये ध्यान रखिएगा। आधार क्या था? तो 16 लक्ष्य था, 70 उपलक्ष्य, 113 संकेतक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 16 लक्ष्यों में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इस रैंकिंग को रैंकिंग प्रदान की गई थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। श्रेणियां निर्धारित की गई है, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता।
राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग प्रदर्शन की बात करेंगे एसडीजी सूचकांक में, तो भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो 71 है और भारत ने मूल रूप से 3 सूचकांकों में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की है। ये याद आप लोग रखिएगा, एसडीजी 1, एसडीजी 8 और एसडीजी 13। एसडीजी 1 आपका गरीबी उन्मूलन है, एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास है और 13 जलवायु कार्रवाई है। इन तीनों को ध्यान में रखेगा, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी राज्यों के स्कोर में सुधार हुआ है इस बार और 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में स्थित हैं, यहाँ पर ध्यान में रखेगा। और सर्वाधिक सुधार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस बार सर्वाधिक सुधार हुआ है। 2018 से लेकर के 2023-24 तक एसडीजी इंडिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसके स्कोर में वृद्धि हुई है 25 अंकों की। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का स्थान आता है। शीर्ष रैंकिंग की बात करेंगे तो शीर्ष रैंकिंग में पहला राज्य है केरल और दूसरा है आपका उत्तराखंड। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, केरल और उत्तराखंड। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और अगर ओवरऑल भी देखेंगे हम लोग तो केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, केरल और उत्तराखंड को एसडीजी रैंकिंग्स में। अंतिम पायदान के राज्यों की बात करेंगे तो एज यूजुअल बिहार जो है सबसे अंतिम पायदान पर स्थित है। 28वां राज्य है बिहार, 28वां रैंक मिला है बिहार को, जो कि सबसे अंतिम है। बीपीएससी वाले कैंडिडेट इसे याद में रखेंगे। और झारखंड को 27वां रैंक प्रदान किया गया, कुल स्कोर 62 है। जेपीएससी वाले इसे ध्यान में रखेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो उत्तर प्रदेश को इस रैंकिंग में 18वां स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रेणीवार प्रदर्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम इसमें दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न उतना पूछा नहीं जाता है। और यहाँ पे सारे जो लक्ष्य हैं एसडीजी 1 से लेकर के एसडीजी 16 तक को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपने राज्यों के संबंध में कि उस राज्य ने उस लक्ष्य को कितना हद तक प्राप्त किया, वहां पर शीर्ष स्तर पर उसे सफलता मिला है कि नहीं, शीर्ष स्तर पर वो है या नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। जेपीएससी वाले कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसडीजी 15 भूमि पर जीवन, एसडीजी 15 में झारखंड जो है वह शीर्ष राज्य पर है। जेपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेपीएससी के लिए एसडीजी 15 आप लोग 14वां देने वाले हैं और एसडीजी 15 में झारखंड शीर्ष स्तर पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त 10 मुख्य निष्कर्ष इसके निकाले गए हैं कि भारत परफॉर्मर से फ्रंट रनर श्रेणी में कई एसडीजी पर पहुंच गया है। वहीं कोई भी राज्य या यूटी अभी भी अचीवर श्रेणी में नहीं पहुंचा है। केरल और उत्तराखंड राज्यों में सर्वोच्च और चंडीगढ़ यूटीज में सर्वोच्च है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक सुधार किया है और पिछड़े राज्यों में बिहार और झारखंड, नागालैंड और मेघालय शामिल किए गए। बिहार झारखंड याद रखेगा 28वां और 27वां रैंकिंग प्रदान किया गया है इस रैंकिंग्स के अंतर्गत। तो आज का जो सेशन है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय समसामयिकी का खंड यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले दिनों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित सारे जो सेशंस हैं उसे हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।